हेलो बच्चों, हाउ यू। तैयारी में लगे हुए हैं सारे बच्चे। तो आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एग्जामिनिंग। तो बच्चों, इंतज़ार था आपको इसी वक्त का कि हम कम समय में इतना सारा स्टडी कर लें कि जो एग्ज़ाम में आ जाए तो हम करके आ जाए। तो देखिए बच्चों, सामने आपके कुछ लिखा हुआ है। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो। क्यों ना इन चैप्टर्स को बहुत जल्दी कवर कर ले, क्योंकि आपके जो है एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं और आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हाउ कैन यू सॉल्व? यस, डेफिनेटली कैन सॉल्व इट बिकॉज लेसन इज वेरी इजी। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ध्यान से सुनिएगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास उनके लिए भी फायदेमंद होगी जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया हो स्टडी में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा डेफिनेटली क्लास को सुने और पढ़ें। द लास्ट लेसन बच्चों, मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन से ये होगा कि इस टाइम अगर आपने हिंदी पढ़ लिया तो समझ लीजिए उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपने अचीव कर लिया। एमसीक्यू, सपोज दैट कि द लास्ट लेसन वाला चैप्टर है, अब आपको ये नहीं पता कि इसमें कैरेक्टर कौन है, इसमें स्टोरी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। तो सुनते जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कंटिन्यू आपके चैप्टर्स चलेंगे, देखते जाइए बहुत जल्दी। द लास्ट लेसन बच्चों, द लास्ट लेसन एक चैप्टर है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जैसे फ्लेमिंगो है, वी स्टार्स है, पनोरमा है, रेनबो है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही मिला जुला चैप्टर है। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो लिखा हुआ है अल्फोंसे डोरेट। अल्फोंसे डोरेट आपको पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर के जो भी राइटर हैं, आप सुनिएगा ध्यान से, जो भी राइटर है उन सबका आपको ध्यान होना चाहिए। और राइटर्स जो है ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेता है। तो देखिए द लास्ट लेसन का अल्फोंस डोरेट, लॉस्ट स्प्रिंग एनी जंग, एनी जंग जो कि लेखिका है, आप सबको पता है। डीप वाटर देखो डगलस की कहानी है, और यहाँ पे भी डगलस है बच्चों, ठीक है। द रेड ट्रैप सेल्मा लेगरलॉफ। तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसको, जो है ये जो है रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप सेल्मा। इंडिगो महात्मा गांधी वाला चैप्टर है, जो एक अंग्रेज के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका नाम है लुइस फीचर। ओके बच्चों, तो देखिए बात करते हैं, आप यहाँ ध्यान भी दीजिएगा। द लास्ट लेसन जिसमें कैरेक्टर आता है, एक तो नाम होता है फ्रेंच, ध्यान सुनिएगा। फ्रेंच जो कि एक लड़का है, और इसमें टीचर है जिनका नाम है एम हैमल। बच्चों इनको मिस्टर हैमल भी लिखते हैं। ये जो कहानी है बच्चों, शुरुआत होती है उस समय की जब रशिया, जिसको आप जर्मनी बर्लिन कह सकते हैं, और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, और फ्रांस के जो दो जिले होते हैं, एक का नाम होता है अल्सेस, आप इसको अल्सेक भी पढ़ सकते हैं, अल्सेस, ठीक है। यहाँ मैंने समय कम है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी लिखता हूँ अल्सेक, और दूसरा आता है लॉरेन। बच्चों अल्सेक और लॉरेन जो दो जिले हैं, ध्यान समझिएगा, ये दो जिलों पर जो है जीत हासिल कर लेता है कौन? प्रशिया। प्रूसियन सोल्जर्स भी कहते हैं, जर्मनी कह सकते हो, आप बर्लिन कह सकते हो, ठीक है। तो अल्सेस एंड लॉरेन नाम की जगहों पर जब हुकूमत हो जाती है किसकी? प्रशिया की, तो वहां से एक आदेश आता है कि जो जहां पर एम हेमल जो टीचिंग करवाते हैं, जो टीचर होते हैं फ्रांस के, फ्रांस भाषा के, फ्रेंच लैंग्वेज के, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको मालूम चल जाता है। कहानी को मैं शुरुआत से करता हूँ, फिर से देखिएगा कि फ्रेंच जो कि अपनी स्टडी में केयरलेस स्टूडेंट होता है, समझिएगा ध्यान से, एक क्या होता है? केयरलेस होता है। वैसे आप कह सकते हैं क्योंकि हमेशा पढ़ाई में क्या करता है? जी चुराता है। एम हेमल ने इनको क्वेश्चन दिए थे पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल पर ये कहता है कि मुझे तो फर्स्ट लेटर भी नहीं आता, तो मैं पार्टिसिपल का कैसे सुनाऊंगा, क्यों ना मैं स्कूल ना जा करके कहीं और अपना समय गुजारूं। ये जंगल की ओर देखता है, चिड़ियों की चहचहाट जो अच्छी लगती है उस क्लास से, आरा मशीन जो एक जगह है वहां पर शामिल इसमें कहेंगे, उसके पीछे प्रूसियन सोल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं। ये सीन उसको बहुत अच्छा लगता है, तो ये सोचता है कि स्कूल ना जाकर के समय यहीं बिताता हूँ, लेकिन अचानक उसके कदम बढ़ते जाते हैं, और चलते चलते वो अपनी स्कूल की तरफ रास्ते में निकल जाता है, रास्ते से निकलता है, और रास्ते में देखता है कि बुलेटिन बोर्ड जो कि एक सूचना पट्ट था, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ खबरें आती थी। वहां देखा था कि उस दिन बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो वो कहता है, कौन? फ्रेंच कह रहा है लड़का, वो कह रहा है कि आज इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा खबर आती है कि लॉस्ट बैटल्स, या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर, या फिर ड्राफ्ट, यानी कि सेना में भर्ती की वैकेंसी जाती है, युद्ध हार गए उसकी खबर आती है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर के आदेश जो है वो यहाँ पर आते हैं।
तो बच्चों ये क्या देखता है, आगे चलता जाता है, ये देखे कि होगा मुझे तो स्कूल जल्दी जाना है। रास्ते में क्या करता है, एक लोहार होता है वोक्टर नाम का, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसके अप्रेंटिस जो काम कर रहे होते हैं वो भी होते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, वो उसको बोलता है लड़के, उसको बोलता है बब डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चल, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास काफी समय है, ऐसा कहता है उसको। तो वो देखता है ये मेरा मजाक बना रहा है, शायद हमेशा मजाक बनाता है, आज ही मजाक बना रहा होगा। तो वो क्या करता है, और भी तेज चलता है, जल्दी चलता है स्कूल के जैसे ही वो एम हेमल की जो स्कूल थी, यानी बगीचा भी कहते हैं यहाँ पर, वहां जब गेट पे पहुंचता है तो उसको क्या लगता है कि वो स्कूल उस दिन क्या था, एकदम साइलेंट मोड में था, यानी कि आवाज शोर शराबा नहीं था। कहते हैं कि पहले जब स्कूल शुरू होता था तो डेस्क बेंचे जो है उनको खोलने बंद करने की आवाज दूसरी गली में सुनाई देती, बच्चे एक साथ चिल्लाते थे, उनकी आवाज आती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कोई नहीं था। अब वो धीरे धीरे जाता है आगे, क्लास का गेट खोलता है, उस समय क्लास में टीचर उनको दिख जाते हैं मेन गेट पर, कहते हैं क्या, फ्रेंच को कहता है मिस्टर हेमल या एम हेमल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। वो कहते हैं कि अरे फ्रेंड्स तुम लेट हो गए, यानी कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने जा रहे थे, आ जाओ और क्लास में बैठ जाओ। वो आके क्लास में बैठ जाता है, उछल के जाता है कि टीचर ने हमें डांटा नहीं, क्योंकि डांट से डरा था वो। अब उस समय क्या था, उसको बहुत सरप्राइज होता है एक तो अपने टीचर को देख करके। उस दिन टीचर ने क्या था कि संडे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, संडे यूनिफॉर्म कहते हैं या फ्राइज डे यूनिफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो फ्राइज शर्ट, जो झालरदार शर्ट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी, जिसको कहते हैं कि या तो वो किसी प्राइज डे फंक्शन पे पहनता था या फिर संडे को पहनता था। और साथ साथ कहते सारे साइलेंट भी थे, सारे बच्चे बैठे थे, शोर शराबा नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ वो क्या देखता है कि पीछे की जो बेंचेस थी ना, मतलब जो क्लास थी, क्लास के पीछे की बेंचेस, वहां पर जो गांव के लोग थे, जिनमें कौन कौन थे सुना, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर और एक ओल्ड हॉसर और अन्य गांव के लोग बैठे हुए थे। अब बूढ़ा हॉसर जो था वो क्या करता है, बाल पोथी थी, जो पहाड़ा पट्टी पहाड़ा वगैरह होती है ना, वो किताब लेके बैठा हुआ था। वो सोचता है ऐसा क्या है। तभी एम हेमल जो है उनको कहते हैं कि आज जो हमारा ये लेसन है ये लास्ट लेसन है, देखो नाम भी दे रखा है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन है, और कल से जो है तुम्हारी क्लास में स्कूल में नया टीचर आएगा और तुम्हें जो है कौन सी भाषा, हाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। वो कहता पता चल जाता है क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया था, क्वेश्चन भी है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, तो बर्लिन से क्या आदेश आया था, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम, हैड का तो आया था, हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। क्या कहा है एन हेमल ने, ये कहा कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सेस और लॉरेन नाम की जगह पर इनकी स्कूलों में अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही जो है फ्रेंच जो है वो सोचता है कि फ्रेंच लैंग्वेज तो मुझे आती ना, मुझे अलग से जर्मन भी सीखनी पड़ेगी, ऐसा होता है। तभी उसके सारी बात समझ में आ जाती है कि वो बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी, ये गांव के लोग क्यों बैठे हुए। अब देखो उनकी नजर में क्या आता है, गांव के लोग इसलिए बैठे हुए थे, शायद वो अपने टीचर का धन्यवाद देने आए थे, उनको दुख था कि वो आज जा रहे हैं, 40 साल से वो टीचिंग करवा रहे थे, वो इसलिए आए थे कि कभी वो स्कूल नहीं गए, या फिर वो पश्चाताप हो रहा था उन लोगों को कि जो है अब हमारे टीचर छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये बात उसके दिमाग में चल रही होती है। अब टीचर ने क्या किया था, देखो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा आपका, ठीक है ना। तो देखो टीचर जो है एम हेमल कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारा जो चैप्टर आता है, तो उनको जो है कहानी शुरू कर देता है, मतलब लेसन जो लगते थे उनके, वो कहता है कि ठीक है पार्टिसिपल पे क्वेश्चन सुनाओ। तो फ्रेंच लड़का खड़ा होता है और खड़ा होते ही पहले अक्षर में वो अटक जाता है, तो एम हेमल उनको डांटते नहीं है। ऐसे करते होते हिस्ट्री का लेसन आता है, राइटिंग का लेसन आता है। राइटिंग लेसन में एक बात कह सकता हूँ, जब वो राइटिंग कर रहे थे तो एम हेमल ने क्या करता, सबको कुछ दे रखा था, जिसमें फ्रेंच अल्सास लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा था टेबल पर जैसे कि कोई झंडे लहरा रहे हों, ठीक है ना। ऐसे करते हुए वो जब राइटिंग होती है तो उस समय उनके पेन के चलने की आवाज आती है और सब साइलेंट होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। उस समय कबूतर की आवाज भी आती है, तो कबूतर जब कुकू बोलता है तो वो सोचता है कि भाई जर्मन जब हमारे यहाँ पर भाषा सिखाएंगे तो क्या ये पक्षियों को भी जर्मन सिखाना पड़ेगा, ये भी इसी भाषा में बोलेंगे, ये उसके दिमाग का प्रश्न होता है। एम हेमल के बारे में सोचता है कि एम हेमल ने जो बगीचा लगाया था जिसमें कि वैलनट ट्री, हॉप वाइन की बेल जो अब लंबी हो चुकी थी। एम हेमल की सिस्टर ऊपर जो थी अपना बक्सा पैक कर रही थी, क्योंकि वो अगले दिन देश छोड़ करके जाना था, वो जगह छोड़ के जानी थी। अब एक ही बात और आती है कि एम हेमल ने ये कहा था, देखो बच्चों ये जो भाषा जो तुम्हें नहीं आ रही है, इसके लिए कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कहता है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इसी के साथ साथ क्या बोलता है उसको कि बच्चों कि तुम दोषी हो, मैं दोषी हूं और तुम्हारे माता पिता दोषी हैं। देखो तीनों बता रहे हैं यहाँ पर कि हम ये अपनी भाषा क्यों नहीं सीख पाते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या करते हैं, अपने घर के काम में लगाए रखते हैं कि तुम उनके कमाई में जो है उनका हाथ बटाओगे, कुछ पैसा कमा के लाओगे,
मैं इसलिए हूँ कि मैं कभी कभी जब मुझे फिशिंग करना होता, मछली पकड़ना होता, मेरी छुट्टी दे देता था, मैं तुम्हें जो है अपने बगीचों में पानी डालने के लिए भेज देता था। उस समय तुम्हें जो है पढ़ नहीं पाते, और तुम खुद क्या करते थे, आज का काम कल पर छोड़ देते थे। इस वजह से क्या था कि तुम पढ़ नहीं पाते थे। ये अब आगे आगे क्या होता है देखो, तभी उनके लेसन्स होने के बाद में जो है चर्च क्लॉक में 12 चर्च जो है वहाँ पर म्यूजिक चलता है, मतलब वहाँ का जो होता है ना, अब पूजा का समय हो जाता है, प्रोसेन सोल्जर्स की जो है ट्रम्प एंड तुरई जो है वो बजने लग जाती है। तो उस समय एमएमएल खड़े हो जाते हैं और इतने गंभीर अवस्था में खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इनको इतना गंभीर, इतना लंबा कभी देखा नहीं था। तभी वो क्या करते हैं, उनसे कुछ लिखना होता है तो लिख नहीं पाते हैं, और बड़े बड़े अक्षरों में वैसे बोर्ड की तरफ जाते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है वैवला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ऐसे करते हुए एम हेमल जो है फिर रुक जाते हैं लिखते लिखते, और अपना सिर झुका करके और सबको इशारा करते हैं कि क्लास इज डिसमिस, कि आज क्लास पूरी हो गई है, यू मे गो होम, और तुम घर जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा चैप्टर जिसका नाम था द लास्ट लेसन। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग, बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एनीस जंग की स्टोरी है। एनीस जंग जो कि एक लेखिका है, इन्होंने क्या किया था, अपने खुद के द्वारा, खुद पर लिखी हुई बात है, खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रही है। इसमें दो करेक्टर की बात करी गई है, एक तो नाम होता है साहेब, समझिएगा ध्यान से, साहेब, और दूसरा होता है इसमें मुकेश। देखिएगा साहेब जो है ये एक रेग पिकर्स होता है, कचरा बीनने वाला व्यक्ति, और मुकेश जो होता है ये सपने देखता है, ये फिरोजाबाद से रिलेटेड है, और साहेब जो है सीमापुरी का है। देखिएगा बताती है कि मैं कभी कभी जो है एक लड़के से मिलती हूँ जो रास्ते में मुझे ऐसा मिलता है जैसे कोई आने वाले सुबह सुबह के पक्षी और बाद में गायब हो जाते हो, मतलब चले जाते हो। तो ये कचरा बीनने वाले लोगों की मंडली होती है, जिसको टोली होती है कह सकते हैं अपन, जिनको वो देखती और उनके बारे में कहानी बताती है। क्या कह रही है कि साहिब नाम का एक लड़का जो है मुझे हमेशा मिलता है, और मैं उसके देख ही सोचती हूँ कि ये लोग जो है इनके मन में ऐसा रहता है कि कचरे में 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये मिल जाता है, तो ये कचरे में और भी ज़्यादा ढूंढने का मतलब लालसा रखते हैं। लेखिका बीच में कहानी को अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे समझिएगा। लेखिका बोल रही है कि ये जो कचरे वाली बात जो इनकी आती है, तो इनके माता पिता के लिए अलग महत्व है, इन बच्चों के लिए अलग महत्व है। बच्चों के लिए तो लालसा होती है कि कोई चीज मिल जाए तो बार बार ढूंढते रहना, और अपने उनके माता पिता के लिए क्या है, यस, उनका जीवन यापन करने का साधन है, इनकी रोजी रोटी है। साहब के बारे में बात कर रही है कि मैं एक बार साहब कहती हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहब ने कहा कि कोई स्कूल है ही नहीं यहाँ पर, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। तो वो कह देती है कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तू आएगा, डेफिनेटली बोले मैं आऊंगा। ऐसा कहते हुए 2-4 दिन का समय निकल जाता है, और 2-4 दिन बाद फिर से जो है लेखिका जो एनीस जंग है वो साहब से मुलाकात होती है उनके, तो वो कहता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, तो लेखिका शर्मा जाती है और बोलती है कि मेरी जिस तरह से मैंने इसे प्रॉमिस किया था, ऐसे इनसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। आगे चल के लेखिका जो है इससे पूछते हुए तुम्हारा नाम क्या है, तो इससे बताता है वो लड़का साहेब, पूरा नाम पता है साहेब आलम। तो लेखिका को आश्चर्य होता है कि इसका नाम तो ऐसा है कि अगर इसको बता दिया जाए कि तो संसार का स्वामी है, साहेब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहेब आलम, तो उसको विश्वास नहीं होगा। ऐसे करते करते बात कहती है कि वो नंगे पैर घूमते रहते, तो कहते तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो हो सकता है कि कोई कस्टम हो, कोई रिवाज हो। तो एक लड़का बोलता है कि इसकी माँ जो है इसकी चप्पलों को जो है वो बोले इसकी माँ लटान पे रख देती है, बोले इसकी माँ चप्पल देती है पहनता नहीं है, तो वो कहता है कि मेरी माँ ने उसे लटान पे रख दिया। जो वो लड़का बोलता है वो पहले से ही जो अलग अलग जो है जूते पहन रखा था, तो अपने आप में वो शो कर रहा था कि मैंने जूते पहन रखे हैं। तो लेखिका कहती है कि जूते वाली कहानी से मुझे एक याद आती है एक मंदिर की, यूडीपी की कहानी। बोले एक पुजारी का एक बेटा था जो पुजारी मंदिर में होता था, तो बेटा मंदिर के बाहर प्रार्थना करता था देवी से कि भगवान या देवी कोई आ जाए तो मैं उनकी चप्पल जूते पहन के चला जाऊँ, मैं दोबारा इनको नहीं कहूँगा, ऐसा वादा करता है। तो ऐसे बात करते करते लेखिका को जो है बात याद आती है, तो वो एक बार यूडीपी भी जाती है, और यूडीपी जाकर के देखती है तो मंदिर जो ड्रोन हो चुका होता है, मतलब खंडित हो जाता है, और उसके पीछे जो है पुजारी अपना मकान बनाए रखा था। देखते ही तो एक लड़का आता है स्कूल यूनिफॉर्म में, उसके पास जूते चप्पल मतलब शूज भी थे, सॉक्स भी थे, और बैग था जिसको कोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। ये देख करके लेखिका को पता चलता है कि हाँ अब उसके पास सब कुछ है। ऐसे करते करते जो साहब है एक बार क्या था, फेंस पे खड़ा था, जो स्पोर्ट्स का फेंस गेट होता है उस पर खड़ा था, देख रहा था टेनिस गेम चल रहा था। तो लेखिका ने कहा कि ये गेम तो उससे बहुत दूर था। जब वो गेम खेल लेते थे वहाँ के जो प्लेयर्स थे, तो वहाँ का वॉचमैन था वो उसको झूला झूलने देता था, इसमें वो संतुष्ट होता था। तो एक बार उसको क्या था कि एक जूते की जोड़ी मिल जाती है, टेनिस वाले जूते। तो लेखिका उससे मिलती है, भाई कहाँ से लाया, तो वो कहता है कि ये मुझे किसी के दिए हुए जूते हैं, जिनमें एक जूते में जो है होल हो रखा था। लेखिका बोलती है कि ये उसके लिए एक सपना सच होने के समान है, जिसके जूते नहीं पहने अपनी लाइफ में, उसको ऐसे जूते मिल जाए, सपना सच होने के समान है।
ऐसे ऐसे करते हुए लेखिका उसके बारे में कहती है, साहब के बारे में, कि ये लोग जो है 1971 में उसने कहा था कि तुम कहाँ से आए, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उस समय क्या था कि उनके घर में बांग्लादेश में तूफान आया था, तो तूफान आने से उनके खेत खलियान घर वगैरह सब मतलब ढह गए थे और उनको जो है रोजी रोटी के तलाश में इंडिया आना पड़ा। तो अब इंडिया में उनको पनाह कहाँ मिली थी, वो दिल्ली का एक जगह थी, इसका नाम था सीमापुरी। याद रखिएगा, सीमापुरी नाम की जगह पर लगभग 10,000 रेड पिकर्स रहते हैं, एक कच्ची बस्ती है, ऐसा कहते हैं। अब वो जो 10,000 लोग रहते हैं वो कहते हैं कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परिचय नहीं है, सिर्फ उनके पास राशन कार्ड है, जिससे कि वो उनको 2 वक्त का खाना मिल जाता है, और वोटर आईडी का, ताकि राशन उनको जो है वोट डाला जा सके, ऐसे कहती है लेखिका। तो लेखिका जाके वहां पर देखते हैं चारों तरफ गंदगी, ड्रेनेज वगैरह, शिविर वगैरह सब एक जगह है, और बिल्कुल मतलब गंदा सा काम था। लेखिका ने कहा वहाँ के लोगों को बताया कि साफ सफाई के बारे में, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं हुआ। वो लोग वहां पर रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, मतलब कुछ समय बाद में लेखिका देखते हैं कि साहब जो होता है ना, वो एक चाय की कैनिस्टर होती है, कैतली जिसको कहते हैं, वो लेकर के रोड पार कर रहा था। वो एक मिल्क बूथ में काम करता है, चाय की दुकान भी कह सकते हैं, मिल्क बूथ कह सकते हैं। तो लेखिका पूछती है कि भाई तू क्या काम करता है? बोले मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। और देखो क्वेश्चन बनता है, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? टी स्टॉल नाम आएगा इससे ना। तो लेखिका बोलती है कि वो चाय की दुकान पे काम करता है, क्या वो हैप्पी है, खुश है क्या वो? तो लेखिक उसका चेहरा देख करके बदलता है कि उसको 800 रुपये, वो कह रहा था कि मुझे 800 रुपये मिलता है और दिन भर का खाना मिल जाता है, लेकिन वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उस कैनिस्टर का ओनर नहीं बन पाता, मालिक नहीं था। तो इसलिए लेखिका बोलती है कि वो उस कचरा बीनने वाली जो चीज थी, मतलब बोरा था ना, लगता है उसको, हाँ, तो उसको अपने पीठ पे दाबे रखता था, तो उसको वजन मिला था, लेकिन वो कैनिस्टर जो थी वो उसको वजन लग रही थी। तो लेखिका ऐसे बोलते हुए कहती है कि वो वहां से ज्यादा खुश नहीं था। ये बात थी साहब के बारे में। बच्चों आगे देखिए मुकेश के बारे में। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो अपने सपने देखता है। ये फिरोजाबाद से संबंधित कहानी है, और फिरोजाबाद जिसमें ऐसा कहा गया है कि वहां पर संसार में जितनी भी कांच की चूड़ियां सप्लाई होती है वो फिरोजाबाद से ही होती है। इज अ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। हाँ, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। तो साहब जो है उनका परिवार भी बैंगल मेकिंग का काम करता है। इसको शॉर्ट में सुनाऊंगा, थोड़ा समझिए। तो साहब अलग सपना देखता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो लेखक को पता चलता है कि हाँ ये तो कुछ अच्छा सोच रहा है। तो अब क्या होता है, ये अपने घर में जो है कहता है कि वो तो दूर है। बोले तू मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा, वो तो बहुत दूर है कारखाना, तो जहाँ जाएगा? बोले मैं पैदल चला जाऊंगा, बहुत दूर तक चला जाऊंगा। एक अच्छी सोच रखने वाला था। लेखिका को अपने घर लेके जाता है ये, क्योंकि उनका घर जो था वो नया बना हुआ था, रिनोवेट हुआ था। तो लेखिका जब जाती है उसके घर पे, तो तंग रास्तों से निकलते हुए, बदबूदार गलियों से होती हुई जाती है, जहाँ पर टूटे हुए घर पड़े हुए हैं, मनुष्य और इंसान दोनों एक जगह रहते हैं। तो ऐसे ही उनके घर पे दरवाजे पे जाते हैं, मुकेश के घर पे। तो वहाँ पे एक धक्का मार के दरवाजा खोलता है, तो अंदर जैसे एंट्री करता है वहाँ भी देखता है कमरे में चारा भरा हुआ है। एक तरफ जो है रिनोवेट तो था, सामने जो है उसके बड़े भाई की पत्नी जो है वो क्या कर रही, पालक उबाल रही होती है, यानी कि सब्जी बना रही होती है, और उसे 4 लोगों का भार था। कहते हैं कि जब घर में कोई बड़ा एंट्री करता तो वो दीवार के पीछे की तरफ चल जाती और घूंघट लगा लेती। ये उनकी कस्टम होती थी कि कोई रेस्पेक्ट, सब बहू कहते थे, तो बहू जो होती बड़े लोगों के सामने घूंघट रखती थी। तो लेखिका जब वहां पर जाकर के मिलती है तो उसकी दादी उसको मिलती है कि ये जो मुकेश की दादी, हाँ, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने पति को जो है कांच की चूड़ियों को काम करते अंधा होते हुए देखा है। कहते हैं कि वहां पर बचपन के अंदर बच्चों को जो अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हैं और कांच की चूड़ियां अंधेरे के अंधेरी, डिंगी सेल्स बोलेंगे, अंधेरी कोठरियों में बैठ करके, यानी कि कांच की चूड़ियां बिनते हैं, जिससे कि उनको बचपन में, युवा होने से पहले वो वृद्ध अवस्था में आ जाते थे, उनकी आंखों की रोशनी चल जाती थी, बाल पक जाते थे, बच्चे भी पक जाते थे। तो कहते हैं कि रेखिका बोलती है एनिजन कि अगर इन बच्चों को निकाला जाए, पुलिस को बताया जाए, निकाला जाए, तो लगभग 20,000 बाल मजदूरों को जो है उन अंधेरी कोठरियों से, कारखानों से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे करते हुए लेखिका आगे बताती है कि एक सविता नाम की लड़की है जो भी अपनी बूढ़ी औरत के सामने बैठ करके जो कांच की चूड़ियों पे जो है नग लगा रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है कि उसकी सैंक्टिटी क्या है, पवित्रता क्या है। तो देखती है बगल में एक औरत जो है वो अपने हाथों में चूड़ियां पहनी है, वो कहती है कि ये सुहाग का प्रतीक होता है, और उसको सविता को जब मालूम चलेगा, जब वो दुल्हन बनेगी, जब उसको भी ये चूड़ियां पहनाई जाएगी। और देखते हैं कि वहां पर एक हैंड कार्ट गाड़ी होती है, जिसको ठेला बोलते हैं। लोग जो है वो ठेले से मोल्डिंग चूड़ियां जो होती है उसका घेरा लगा करके बेचते हुए निकल जाते हैं। और फिरोजाबाद की जो हर एक घर घर में जो है ये चूड़ियां बनाने का काम होता है। ऐसे करते हुए लेखिका वहाँ की युवाओं से मिलते, उनको बोलते हैं तुम भाई अपना एक संस्था क्यों नहीं बनाते? तो वही बोलते हैं कि अगर हमें से कोई ऐसा काम करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने गैर कानूनी कार्य किया हो। उसको पुलिस घसीट करके ले जाती है और जो उनको पीटा जाता है।
वो दलालों, ब्यूरोक्रेट्स और जो है ये सरकार, गवर्नमेंट, इनके द्वारा दबाए हुए लोग थे। तो ऐसे कहते हैं कि कभी उनका विकास नहीं हो पाया था, लेकिन खुश थे कि मुकेश के अंदर एक सपना देखा कि वो कुछ बनना चाहता था। तो लेखिका लास्ट में कहती है कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो ऐसे करते हुए मुकेश का सिर झुक जाता है कि शायद ही फिरोजाबाद से कोई एरोप्लेन गुजरा हो, यानी कि अगर वो देख लेता है ऐसा तो हो सकता है वो भी ये सपना देखता। तो बच्चों ये हमारी कहानी है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। आगे चलते हैं बच्चों डीप वाटर पे। डीप वाटर में आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ये डगलस की कहानी है, खुद बता रहा है, विलियम डगलस पूरा नाम है इसका, और खुद ही बता रहा है। विलियम डगलस क्या करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, विलियम डगलस कहानी में ये बताता है कि खुद जो ये समथिंग जब ये एक जगह कैलिफोर्निया नाम की जगह पर गया था, तो वहां अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जब नहा रहा था तो लहरों के साथ बर्फ जो थी ना उनके साथ बह करके चला जाता है। तो 2-3 साल का था समथिंग, तो उस समय 3 और 4 ईयर्स, ओके हाँ। तो उस समय क्या था कि वह बहकर चला गया, तो उस समय उसके अंदर एक पानी का डर बैठ गया था। पानी का डर भी ऐसा बैठा था कि वो दोबारा जो है पानी के पास जाने डरता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो उसके मन में ऐसा आया कि उनके घर पे पास एक नदी जिसका नाम था याकीमा। याकीमा वॉज वेरी ट्रेचरस, बहुत ही खतरनाक नदी थी, रिवर थी एक ये, और उसी के पास में बना हुआ था एक पुल मतलब तालाब, पुल, ओके नॉट पुल। तो तालाब बना हुआ, इसका नाम था YMCA, याद रखिएगा YMCA पुल था ये। इस पुल में क्या करें, स्टार्टिंग में देखो 2 और 3 फीट थी, वो तो 2 और 3 फीट ध्यान रखिएगा लंबाई थी, और दूसरे छोर पर जो 9 फीट थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी आता है, डीप एंड एट सेलो, डीप एंड लास्ट के अंदर जाकर के और सेलो स्टार्टिंग में कितना था। तो 2 और 3 फीट स्टार्टिंग में थी, आगे जाते हुए 9 फीट डीप थी वो। तो वो YMCA पुल सुरक्षित था क्योंकि वहां पर लोग आसानी से आते थे, उनको देखकर वो एपिंग करता था, वाटर विंग पहन करके एपिंग नकल करके वो सीखने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे कोशिश कर, जब भी वो पानी अपना सिर जो है पानी के अंदर ले जाता तो उस समय उसको डर लगता था, तो वो डर जाता था, कोशिश करता था कि वो तैरना सीखे। कभी कभी जब कोई नहीं होता तो वो अकेला पानी में नहीं जाता, साइड में बैठ गया था। तो भी एक बार एक मोटा सा लड़का आकर उसको पानी में फेंक दिया। अब फेंक दिया तो क्या उसको डर लगने लगा कि उसको तैरना नहीं आता था, बिना वाटर विंग के जो है पानी में उसको फेंका था उसने। तो हुआ क्या बच्चों, देखो जब विलियम डगलस यानी डगलस जो था जब पानी के अंदर गया, उस समय क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि वो योजना बना लिया प्लान की, जैसे मैं पानी के डीप में जाऊंगा उस समय क्या करूंगा मैं, मतलब जंप करूंगा, जंप मतलब उछलूंगा और उछल कर मैं क्या आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा। ये सोच करके जब पानी के नीचे गया, मतलब पेंदे के अंदर बॉटम में, तो उसने जंप किया, टॉय जो था पैर का अंगूठा उसको लगाया, और लगाने के बाद में उसने सोचा कि शायद वो ऊपर आया, लेकिन वो जोर से ऊपर नहीं आया, वो धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया। तो फिर जैसे उसने कोशिश करके सांस को रोक करके ऊपर आया, ऊपर आने के बाद दोबारा से फिर उसने पानी के अंदर गया, फिर सोचा कि मैं कैसे तरीके से अपनी सांस को रोक के रखूंगा और फिर मैं ऐसे एक साथ अपने पैर से जो दबाव लगा करके बॉटम में और मैं ऊपर आ जाऊंगा। तभी क्या होता है समझना ध्यान से कि वो जो लड़का होता है कौन, डगलस, 3 बार ऐसे पानी में जाता है, तो तीसरी बार उसको फील होता है कि शायद कोई कोमल हाथ उसके पास आ रहे हैं और उसको बचा रहे हैं, और वो बचा कर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। वो बचाने वाला कौन होता है, वो लड़का जिसने पानी में फेंका था। तो उसको कहता है ये लड़का तो मरने वाला था, तो बोला मैं मजाक कर रहा था। तो उसको क्या है, लॉकर रूम में ले जाते हैं, पानी निकालते हैं और उसको होश में लाते हैं। घर जाने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है। अब क्या होता है, जब भी वो पानी के पास आता तो डर लगता था, तो उसने एक बार सोचा कि मैं ना क्यों ना एक इंस्ट्रक्टर रख लो। इंस्ट्रक्टर तो तैराकी सिखाने वाला होता है, निर्देशक। उसने रखा और उसके निर्देशन के अंदर उसने पानी में उसने क्या किया, उसके सीट बेल्ट लगा दी, मतलब बेल्ट लगा दी, सीट बेल्ट लगा दी पानी में, और पानी के अंदर डुबोता फिर बाहर निकालता। जो कहता कि जब मैं पानी के अंदर जाता था तो मेरे अंदर डर आता था, वापस वही बीच वाला कैलिफोर्निया बीच वाला डर आ जाता था। कोशिश करता था, और वो कहता था जब भी तुम पानी के अंदर जाओ तब तो क्या करना, एक्सेल करना, लेकिन पानी को बाहर फेंकना, और जब पानी से बाहर निकलो तो इनहेल करना, एक्सेल इनहेल, इनहेल मतलब सांस को अंदर खींचना। ऐसे करते करते वो जो है पानी में थोड़ा तैरना सीखा। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम तैरना सीख सकते हो, मतलब तुम अब तैराक बन गए हो। लेकिन लेखक कहता है, कौन, डगलस कहता है कि अब मैं अभी तक ढंग से तैरना नहीं सीखा हूं। अब वो कोशिश करता था तो कई जगहों के नाम आएंगे बच्चों इसमें, ट्रॉट फिशिंग, कैनोइंग, जो कई जो वंचित हो गया था, वो सीख नहीं पाया था जब वो दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था उस समय। और कई नदियां हैं, कई फिशिंग जो है, सैल्मन नाम की मछली है, ट्रॉट नाम की है, गोल्डन फिश जो है, मछलियां पकड़ने के लिए कई पहाड़ियां पार करता था। और एक बार तो एक पहाड़ी पे जाकर के उसने क्या किया था, वहां पर मिडोज जो जगह थी, मतलब चारागाह था, वहां पर तंबू गाड़ा था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेरा भी था। जो डॉग कॉर्बन नाम का एक व्यक्ति था
उसने तैराकी की थी, वो सब विश्व का सबसे बड़ा तैराक था, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहा। किसने? डगलस ने। और वो ऐसा किया। तो लास्ट के अंदर क्या बता रहा हूं मैं आपको कि एक गूंज आती है कि आई हैव वॉन द वाटर फियर, कि मैं पानी वाले डर से जीत हासिल कर चुका हूं इस पर, और वो उसकी आवाज जो है गूंज करके वापस आती है। ऐसे करते हुए ये हमारी कहानी, इसका नाम है डीप वाटर। बच्चों, डीप वाटर के बाद जो हमारी कहानी आएगी उसका नाम है द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी में हम देखते हैं जो सैल्मा लेगरलॉफ की लिखी हुई कहानी है। बच्चों, द रेड ट्रैप वैसे तो बहुत बड़ी, लेकिन इसको ब्रीफ में हम जानेंगे। द रेड ट्रैप एक चूहेदानी वाला होता है, चूहेदानी बेचने वाला, इसको पैडलर भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। पैडलर जो कि फेरी वाला भी कहते हैं ना, पैदल चल करके अपना काम करता था। तो ये कहते हैं कि एक डैंगलिंग बनाता अपने सीने पर, जो है इनकी चूहेदानियों की एक डैंगलिंग माला से बना के, और उनको बेचा करता था। ये कहते हैं कि ये अपना गुजारा नहीं चलने पर छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। और ऐसे कहते हैं कि ये जो लोहा मांग कर लाता उसकी चूहेदानी बना करके बेचा करता था। तो एक समय की बात बता रहे हैं, जब ये चूहेदानी बेचने के लिए निकला था तो शाम हो गई थी। शाम होने पर क्या हुआ, ये कह रहा है कौन? सैल्मा लेगरलॉफ बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कहते हैं इसके अंदर कि फेरी वाला खुद ये बोल रहा है कि जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में अंधेरा हो गया, तो रोड के किनारे पर बाय द साइड हाउस एक घर होता है, कॉटेज होता है, जहां पर एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है क्रॉफ्टर। याद रखिएगा, क्रॉफ्टर नाम का व्यक्ति। क्रॉफ्टर जो कि किसी जमाने में एक जगह थी, इसका नाम था रामजो आयरन मिल। वहां की जमीन पर ये खेती किया करता था और वहां गुजारा चला था। वो बूढ़ा हो चुका था, घर में उनके 20 बच्चे थे नहीं। एक गाय थी जो इसका दूध बेच करके वो पैसा कमाता था, जो हर महीने के 30 क्रोनर जो है वो कमाता था। तो जब उसके घर पे उसने एंट्री की, किसने? पैडलर ने। तो जब वो एंट्री किया तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो चाहता कि उसके साथ आज कोई रात बिताने वाला कोई व्यक्ति होगा, इससे बातचीत करेगा। तो उसको खाना बना करके उसने पोरीज दलिया बनाया था उसके लिए, और बना के उसको खिलाया। और दोनों ने मेजोलिस नाम का एक ताश की खेल भी खेला। अब बार बार में जो वो क्या कहता कि वो जो क्रॉप्टर था उसके बाद 30 क्रोनर्स को दिखाने के लिए एक विंडो के पास जो था, विंडो के पास में लेदर पाउच टांग रखा था, उसमें से निकाल के गिन करके उसके सामने वापस रख दिया। रात को दोनों जो है खाना खाने के बाद और ताश पत्ती खेलने के बाद में सो गए। सुबह जो है मकान का मालिक जल्दी उठ गया, तो ये भी सोचा कि मैं भी उठ जाऊं, क्या करूंगा। आधे घंटे में दोनों वो अपनी गाय का दूध निकालने चला गया, और फिर तैयार होकर के दोनों घर से बाहर निकले। जब उसने लॉक कर दिया घर को, और उसके बाद जो है वो कौन? रेड ट्रैप पैडलर फेरी वाला वापस लौट करके आता है, और उसके खिड़की का दरवाजा कांच को पैच तोड़ देता है दरवाजे तो, और उसमें से पाउच में से 30 करोड़ निकाल के वहां से निकल जाता है। तो उस समय रास्ते में चलता है, सोचता है कि मैं रोड से सीधा चलूंगा तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं। तो इसलिए वो क्या करता है, वो थ्रू द जंगल में एंट्री कर जाता है। अब जंगल में जब एंट्री कर गया तो होता क्या है, वो अपने आप में सोचता है कि संसार एक चूहेदानी के समान है, और इसमें सभी लोग क्या करते हैं कि लालच में, जिस तरह से हम किसी मांस का टुकड़ा कुछ रख देते हैं उनको फंसाने के लिए, उसी तरह से आज मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं भी जो है इसके अंदर सांसारिक चूहेदानी में फंस गया हूँ, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिला। जंगल में बार बार घूम रहा था, रात काफी हो चुकी थी, मतलब घूमते घूमते निकल नहीं पाए जंगल से। और हुआ क्या, समझना ध्यान से, वो थकने के बाद में उसको लगा कि अब तो मैं शायद जंगल में ही नहीं रह जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा। तो अचानक से वो चक्कर खा के जब वो जमीन पे गिरा तो उसको आवाज आई किसी के टप टप की आवाज, मतलब कुछ ठोकने पीटने की आवाज आई, कोई लोहा पीटने की। वो सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ होता है, हिम्मत करके वो सीधा गया। तो उस समय हुआ क्या, वहां पे जिसकी बात कर रामजो आयरन मिल, उसी के अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करा तो वो भी थोड़ी अंधेरी कोठरी में थी। वहां पे एक जो ब्लैक स्मिथ था वो अपना काम कर रहा था, उसके साथ अप्रेंटिस थे, कोई कोयला इकट्ठा कर रहा था। ऐसे कहते हैं कि रामजो आयरनबर्ग जो थी ना बच्चों, वो किस जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी। वहां पर क्या था, पिग आयरन होता था, और उसका जो ढलाई का काम वहां पर होता था, रोलिंग मिल थी वो एक तरह से। और वो जो कैनल थी वहां पर ऐसे कहते हैं डस्ट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लोहा और जहाजों के द्वारा माल आया जाया करता था, लेकिन इस समय ऐसा इतना नहीं था। वहां जाकर के आराम करता है, तभी उस समय क्या होता है, उस मिल का मालिक आता है जिसका नाम था आयरन मास्टर, याद रखिएगा। वो आता है और देखता है रेड ट्रैप जो पैडलर था, उसको देख करके उसको लगता है, परछाई में सोचता है कि शायद उसका दोस्त है रेजिमेंट का, यानी कि आर्मी का, जिसका नाम था नील्स ओलॉफ, है ना। हाँ, नील्स ओलॉफ समझ करके वो सोचता है कि तुम्हें रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि मेरी पत्नी जो एलिजाबेथ है वो मर चुकी है, और बच्चे जो है कुछ विदेश में, और मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। तुम ऐसे कर मेरे साथ चल, क्रिसमस जो है समय आ रहा है, तो मेरे साथ गुजारना और मेरे साथ रहना। लेकिन वो मना कर देता है, बोले मैं नहीं जाऊँ। वो सोच रहा है कि मेरे पास 30 करोड़ है, पैसा है, कहीं ये 30 करोड़ को ले ना ले। तो ऐसे करते हुए वो चला जाता है, वो जिद्दी था, वो समझा।
तभी अपनी बेटी है जिसका नाम होता है एडला। बच्चों क्या होता है? एडला। एडला आती है अपने एक वैलेट के साथ, एक नौकर के साथ, उसका फर कोट होता है, लंबा सा कोट लेकर के वो आती है और उसको कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम जो है आज कारखाने में रुकना चाहते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई हमारे साथ चलो, क्रिसमस इवनिंग मनाओ। तो ऐसे करते हुए वो सोचता है कि उसको देख करके उस लड़की को लगता है कि ये लगता तो नहीं कि ये पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी सोचते कि पिताजी का दोस्त है। वो क्या करता है, वो चला जाता है उसके साथ में। घर जाने के बाद में नौकर जो है उसको नहला धुलाता है, उसकी सेविंग करता है, दाढ़ी लंबी हो रखी थी नाम एक तरह। तो उस समय क्या था, हाँ, कि दाढ़ी बनाने के बाद वो एकदम क्लीन से जब सामने आया और नए कपड़े पहन करके आया तो उसके पिताजी पहचानते कि मेरा दोस्त नहीं है। वो कहता है कि भैया तुम यहाँ चले जाओ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो उसकी बेटी रोक लेती है, बोले पिताजी हमने तो इसको इनवाइट किया है, तो इसको बाहर निकालना क्या है, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना हमारे साथ एक क्रिसमस की शाम मना ले। तो कहता बेटी कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, क्योंकि अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन को जगह देना अच्छी बात नहीं है। ऐसे करते हुए वो कहता है कि बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वो हंसी मजाक करने लग जाता है, संसारिक चूहेदानी की बातें करता है। तो उसके पिता जो है वहाँ से उठ के चले जाते हैं उसकी बात सुन करके। और दूसरे दिन क्रिसमस था, तो वो तो क्या करता था, ये पैडलर जो है ये तो खाना खाता और सोफे पे पड़ा रहता था, सो जाता, मतलब खाया और सोया, खाया और सोया, यही काम था उसका। जब भी उसको बुलाया था कि हाँ क्रिसमस की इवनिंग है आ जाओ, तो ये सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, क्रिसमस का फिश और पोरीज वो खा लेते हैं। उपहार के बाद में जब बात आती है कि तो वो कहती है कौन, एडला, कि मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें जो ये ड्रेस पहन रखी है ये तुम्हें रखना, ये गिफ्ट के रूप में इसको समझ लेना। अब सुबह होती है, देखो मैं थोड़ा ब्रेक लेके चल रहा हूँ ना। तो अब सुबह होती है, सुबह पिता पुत्री दोनों चर्च में चले जाते हैं। उधर वो फेरी वाला जो है वो घर में, उनको पता चलता है कि किसी जो है क्रॉप्टर नाम किसी व्यक्ति ने जो चूहेदानी बेचता है उसको क्रॉप्टर को जो है किसान भी कह सकते हैं, उसको जो है उसके 30 करोड़ लूट लिए। तो उनको याद आता है कि वो तो हमारे घर में, अब पता नहीं हमारे घर में चांदी की चम्मच बची है या नहीं बची है, समझ ही नहीं आता। वो दोनों पिता पुत्री घर पे आते हैं। घर पे आते तो सीधा नौकर से मिलते, भाई वो कहाँ है, वो तो चला गया। बोले क्या लेके गया, बोले कुछ नहीं गया बल्कि देके गया है। तो वह छोटी चूहेदानी एक गिफ्ट देके जाता है, उसके अंदर सॉरी उसके अंदर जो एक लेटर होता है और 30 करोनर होते हैं रिंकल। उसमें कहता है कि उसके नाम होता है, किसके नाम से, एडला के नाम से। एडला को बोलता है कि मैं जो है चूहेदानी वाला हूँ, मैं कोई आर्मी से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम सबके व्यवहार को देख करके मैं कोशिश करता हूँ, बदलने की कोशिश करूंगा। इसमें 30 करोड़ है जो उसको दे देना। उस आदमी जिसको लालच करने के लिए मतलब ललचाता है और ऐसी जगह रखता है पैसों को इससे कोई चुराने की लालच करे, वो कहता है कि ये चूहेदानी जो है ये तुम्हारे लिए उपहार के रूप में है। और अपने आप को नील सोलॉफ कहता है, कैप्टन वॉन स्टैनले भी बोलता है और नील सोलॉफ बताता है, मतलब कई नामों से जाना जाता है, और लेकर के कोशिश करता है कि शायद उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी, जिसका नाम था द रेड ट्रैप। अब बात करते हैं लास्ट में, इसको और भी छोटा सुनाऊंगा मैं, इंडिगो। आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड है। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील यानी कि बात आती है महात्मा गांधी से रिलेटेड। इसमें देखो बच्चों ये लिखी हुई तो है लुईस फिशर के द्वारा। लुईस फिशर जो अपना अनुभव बताता है, जो वहां पर खुद बता रहा है कि एक बार समय की बात थी कि, तो पहले वैसे बताता हूँ कि ये है क्या इंडिगो। बच्चों नील की खेती के बारे में है, जो पहले के जमाने में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते, जमींदार, और अंग्रेज लोग जब हमारे भारत में आए थे 1917 के आसपास, चंपारण की कहानी है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ के किसान थे उनके साथ समझौता कर लिया था। समझौते में था 3/20 का, ठीक है, 15% जो है उनको इंडिगो करनी होती थी, उगानी पड़ती थी, बाकी का मुआवजा पूरा अंग्रेज लोग रखते थे। तो उनको पता नहीं था कि उन्होंने, कई लोगों ने समझौता कर दिया, कई लोग जो एग्री नहीं थे उन्होंने जो है वकील रख लिए। तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने डाकू रख लिए, डाकू रख करके उन जबरदस्ती साइन करवा लिए। उनमें एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुनिए। तो उन्होंने डाकू रख लिए। तो उनको क्यों रखे थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि जर्मनी ने क्या किया था, सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। कृत्रिम नील होती है, समझ रहे हो, नील की खेती है, कृत्रिम नील। तो वो नील की खेती वाला को कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उनमें क्या था कि एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति था, जो कि एक गरीब किसान था वो भी। तो वो उसको कहता है कि तुम जाके महात्मा गांधी से मिलो। तो महात्मा गांधी जाकर के वो मिलता है, और महात्मा गांधी से मिलने के बाद में जो है उसको कहते हैं कि एक बार वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लखनऊ गया। अब लखनऊ में गया तो वो अधिवेशन चल रहा था, वहां पर 2301 डेलीगेट्स, याद रखिएगा, एक कन्वेंशन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, वहां पर 2301 अनुयायी आए हुए थे। तो जाकर के मिलता है राजकुमार शुक्ला, बोले गरीब सा व्यक्ति आया, लंबा सा, मतलब थोड़ा दुबला पतला सा और गरीब किसान मेरे पास आया, कहता है उनको कि अब हमारे साथ चलिए, समस्या बताता है। तो वो कहते हैं ठीक है, बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं चलूंगा। अब उसके बाद वो सीधे अपने अहमदाबाद चले गए, साबरमती आश्रम जहाँ पर था, है ना, मतलब अपने आश्रम में चले गए। आश्रम में चले गए तो उसके बाद जो है वहां भी पीछा करने लग गया। वो कहता मेरी डेट फिक्स कर लो। तो वो उसने कहा मैं अमुक तारीख हो जाए कलकत्ता जाऊंगा, तो एक काम करना वहीं पे आ जाना। वो पहले ही जाके कलकत्ता में बैठ गया।
कौन? राजकुमार शुक्ला, क्योंकि वो अपने रिजोल्यूट था, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। अब जब वो समय आया, कौन सा, जब गांधी जी को कहाँ कलकत्ता पहुंचना था, तो गांधी जी ने वहां से उनके साथ रवाना हुए। अब रवाना हुए तो सबसे पहले कहाँ गए वो? सबसे पहले वो जाएंगे बिहार। बिहार मतलब पटना में। पटना में क्या था कि राजेंद्र प्रसाद जो कि आने वाले समय में मतलब बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और राजेंद्र प्रसाद जो कि वकील थे, तो वहां पर गए दोनों ही दोनों। तो वहां के नौकर ने समझा कि ये जो है राजकुमार शुक्ला हमेशा आता था, तो उसके साथ गांधी जी तो जानता नहीं था, तो उनको बिठा दिया, भाई अभी आप हमारे सेठ जी तो यहाँ पर है नहीं, मतलब मालिक है नहीं। तो उनको प्यास लगी, तो गांधी जी को जो है कुएं से पानी पीने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कोई साधु होता है ये भी अछूत हो और कुएं में अगर पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो पूरा कुआं खराब हो जाएगा। ये बात समझते हुए उनको समझ में नहीं आई, मतलब गांधी जी बोला कुछ तो गड़बड़ है। अब उनको सूचना पूरी लेनी थी, तो उन्हें सबसे पहले कहाँ गया, अपने जो थे प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर जेबी कृपलानी, उनको एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख के बताता है कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, और मुजफ्फरपुर जाता है पूरी सूचना लेने के लिए। अब अपने विद्यार्थियों के साथ में उनका स्वागत करते हैं, कौन? जेबी कृपलानी, और प्रोफेसर मालकनी नाम के व्यक्ति के पास वो वहाँ पर रुकते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि वो वहाँ पर रुके सारी सूचना प्राप्त करते हैं कि चंपारण में जो है ऐसे ऐसे, जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, एग्रीमेंट हो रखा है किसानों के साथ और उनका दमन किया जा रहा है, और जो है जो अंग्रेज लोग मान नहीं रहे हैं। तो वो चंपारण में जाता है। चंपारण में जहाँ पर एक अंग्रेज से मुलाकात होती है, तो उसको कहता है भैया मुझे सूचना दे, मेरे को बता क्या परेशानी है। परेशानी के बारे में पता करने के लिए उसको जब मालूम चल जाता है, तो उसको कहता है हम बाहरी आदमी को सूचना नहीं देंगे। तो वो कहता है मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं भी यहीं का हूँ। नहीं, लेकिन उसको मना करते हैं। अब वो क्या करते हैं, सीधे जाते हैं कहाँ पर? तिरहुत नाम की जगह पर। तिरहुत में जाते हैं, तो तिरहुत में पता चलता है कि वहाँ के जो है लोग जो है उन गांधी जी को जो है भला बुरा कह करके वहाँ से भी भगा देते हैं, बोले तुम यहाँ से चले जाओ। अब गांधी जी को दृढ़ निश्चय वाले तो जो एक अलग बात थी उनकी, तो उन्होंने मोतिहारी नाम की जगह पर और वहीं अपना हेड क्वार्टर बनाया। अब हेड क्वार्टर जब बनाया तो वहां पर उनको पता चलता है, तो वहां पता चल गया था उन लोगों को, किसानों को, कि कोई उनका जो है हेल्प करने के लिए कोई गांधी जी आए हैं और उनकी सहायता करनी, तो सभी अपने नेता से मिलने के लिए आने लगे। तभी गांधी जी को मोतिहारी में पता चलता है कि एक गरीब किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मतलब उनको पीटा गया। तो गांधी जी हाथी पे निकल के और चल देते हैं। अब जब वहां पर पता चलता है कि वहां के कमिश्नर को, तो वो अपने व्यक्ति को भेजता है और उनको एक चिट्ठी लिख के भेजता है कि तुम्हें जो है हाजिर होना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उनकी अवज्ञा कर देते हैं, मतलब विनय के साथ सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसको नाम सुना होगा, हाँ, सिविल डिसोबीडियंस, मना कर देते हैं कि वो नहीं जाएंगे। अब कोर्ट से आदेश आता है कि गांधी जी को इस समय जो है कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अब गांधी जी को पेश होना था, तो गांधी जी ने क्या किया, सभी को चिट्ठी लिखी। कौन कौन थे? मौलाना मजरूल हक, नरहरी पारिक तो बाद में आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और मौलाना मजरूल हक था, और भी 2-3 व्यक्ति थे जिनको उन्होंने चिट्ठी लिख करके बुलाया, जो वकील थे। अब वकीलों ने वहां पर आए, उससे पहले गांधी जी को जो है वहां जाना था, कहाँ? कोर्ट में गए। कोर्ट में सभी लोग बैठ गए। अब बैठे तो उनसे बोला गया मुकदमे के बारे में, तो मुकदमे में देरी हो रही थी। गांधी जी ने कहा भाई जल्दी करो, भाई देरी क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 2 घंटे की तुझे बेल देते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा बेल नहीं चाहिए मेरे को, बोले जो भी फैसला करना हो जल्दी करो। तो वो कहते हैं तुम ऐसे कर, बिना जो है ना बिना जमानत के उसको बेल देते हैं। कहते हैं कुछ समय के लिए वो जो है वहां पर घूम फिर सकता है, मतलब रह सकता है। जब बाहर आते हैं तो सारे वकीलों कहते हैं भाई बोलो क्या करना है। तो कहते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाए तुम लोग क्या करोगे? तो वकील कहते हैं मैं चला जाऊंगा, हम चले जाएंगे। इससे पहले गांधी जी ने वकीलों को डांटा था, जब उनको पता चला कि वो फीस लेते थे उनसे ज्यादा। तो उन्होंने कहा था, वकीलों ने बोले हम तो आपको सलाह देने आए हैं, भी चले जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद को ये बात समझ में आती थी कि ये बात तो है गलत हो रही है। क्या? कि गांधी जी खुद जो है यहाँ पर आए हैं, जो भारी व्यक्ति है, और हम यहाँ के रहने वाले, तो हम भी इनका कुछ करना चाहिए। अब जब वापस वो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, तो उनको चिट्ठी में बांटते हैं कि इस तरह से गिरफ्तारी दी जाएगी, ठीक है। तो जब वो अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद में उनको बोलते हैं भाई क्या बात है, तो उनको बताते हैं कि ठीक है हम, मैं तो आपकी बात को नहीं मानूंगा, नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम एक काम करो हम सब गिरफ्तार कर लो। तो देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग होते हैं, तो जज भी सोचता है बोले गलत हो गया। तो यहीं पर द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। आगे चलते हुए उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने पता किया, उनको मालूम चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, किसान जो है, उनको, अंग्रेजों को पता चला, किसान के अंग्रेजों को, कि ये नहीं मानने वाला। तो उन्होंने क्या करता है कि वहाँ से सरकारी अधिकारी, वहाँ के जो है शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार जो थे, और जो लैंडलॉर्ड्स, और गांधी जी, ये लोग आए और एक एग्रीमेंट करते हैं, भैया बताओ हम तुम्हारा रिफंड करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, रिफंड गांधी जी कहते 50% कर दो, लेकिन वो कहते नहीं हम तो 25% करने के लिए तैयार है। गांधी जी ने कहा ठीक है हो गया। अब 25% होने के बाद उनका एग्रीमेंट, मतलब जो था समझौता, जिन किसानों ने जमीन वापस दे दी गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो गांधी जी को कहा इतना कम मुआवजा के लिए? तुमने कहा हम मुआवजे से मतलब नहीं है, हमने इन लोगों को जो है हरा दिया है,
इनको हराना हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, वहाँ के लोगों की दशा देखी गांधी जी ने, और समय समय पर अपने जो आश्रम था सेवाग्राम साबरमती, वहाँ का भी ध्यान रखते थे। वहाँ पे चिट्ठी लिख देते कि ओल्ड ट्रेंच, जो लैटिन ट्रेंच है उनको भर जाएंगे, नए गड्ढे खुदवा लो, और वहाँ की आर्थिक सहायता भी देते थे। अब इसी बीच उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा और बेटा जो देवदास गांधी उनको बुलाया तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखी। तो देवदास जो पत्नी थी कस्तूरबा, उन्होंने उनको बताया, एक महिला घर जाके कहती कि देखो मेरे पास कुछ जगह ही नहीं रखने की, और जो साड़ी मैंने पहन रखी है बस मेरे पास एक ही। तो उनको साफ सफाई के बारे में ये बताती है कस्तूरबा। उधर देवदास गांधी जो कि ध्यान रहे थे पूरे, उनके डॉक्टरों को बुलाया गया वहाँ पर, और साथ साथ जो है टीचर्स को बुलाया गया पढ़ाने के लिए। वहाँ स्कूल खोले गए, 5-6 स्कूल खोले गए, और 3 प्रकार की दवाएं याद रखिएगा, कुनेन, सल्फर ऑइंटमेंट, और एक आती है कौन सी, जी हाँ, एक तो कुनेन आ गई, कैस्टर ऑयल और सल्फर ऑइंटमेंट। तो जो जिसके कोटेड जीभ में मेल जमा होता था, बुखार होती थी, मलेरिया होता था, चर्म रोग होता था, तो उनको अलग अलग प्रकार से वो दवाइयाँ दी जाती थी। ऐसे करते करते उनकी आर्थिक दशा, उनके स्वास्थ्य दशाओं को भी उन्होंने सुधार कर दिया। अब क्या होता है, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल गई, सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लगे, स्वतंत्र रहने लगे। अब गांधी जी को जो है बाद में क्या था, जाना था वहाँ से, तो सभी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था एंड्रयूज नाम का, वो सोचते ये भी हमारे साथ रुक जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम किसी अंग्रेज की सहायता लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको जाना था, वहाँ का आया हुआ लेफ्टिनेंट था, तो उसको मना कर दिया। तो सभी लोग सोचे कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी की सहायता नहीं लेनी है, और हम अपने दम पे ही हमारा काम करेंगे। ऐसे करते बच्चों ये चैप्टर है इंडिगो वाला, तो मैंने आपको आज बता दिया है। देखो इनमें से ज़्यादातर MCQs के क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। स्पीड बनाया हूँ क्योंकि 30 से 40 मिनट्स के समथिंग आपको कवर करवा दिए हैं। आप वीडियोस को सुन करके देख करके अच्छे से याद कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है आप ही बताइए। मतलब यह है, आप इसको लर्न कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। लेसन कवर हो चुके हैं 5 आपके। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, पेपर अच्छा करके आना। सभी को बहुत बहुत दुआएं मेरी तरफ से। पेपर में कभी कुछ नहीं भूलो, जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आपको याद रहे। ओके बच्चों, गुड डे, थैंक यू।